सो चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू नो द पैटर्न एज वेल, सबको पता है। सबसे पहले करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड देन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, देन शॉर्ट आंसर एंड देन लॉन्ग आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इंडिया डेवलप्ड साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। क्या बेटा इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था? इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारा इंडस्ट्रियल बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाया, उनके टाइम पर तो बहुत ज्यादा वीक था। India had very developed capital goods industry structure, not at all, because Britishers wanted us to be dependent upon them. That's why they didn't develop industrial base in India and capital goods industries, because अगर वो यहाँ पर डेवलप कर देते तो हम वहां से सामान इंपोर्ट करवाने की जगह इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीदना प्रेफर करते। वो चाहते थे कि इंडिया के प्रोडक्ट्स पे हम बहुत हैवी टैक्सेस अप्लाई करें, अपने प्रोडक्ट्स हम टैक्स फ्री करके बेचे ताकि उनके प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट ना रुके और उनके वहां के जो लोग एम्प्लॉइज हैं उनकी ग्रोथ होती रहे। यहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ चाहते थे सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो भी कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर, मेनली इंडिगो, ठीक है, बाकी शुगर केन हो गया, जूट हो गया। दे वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन व्हीट, राइस, बिकॉज ये चीजें फैक्ट्रीज में एज एन इनपुट यूज नहीं होती ना। सो दैट इज द रीजन कैपिटल गुड्स तो उनका दूर दूर तक कोई भी ऑब्जेक्टिव इंडिया में था नहीं डेवलप करना। अंडर द कॉलोनियल रूल इंडिया जनरेटेड एक्सपोर्ट सरप्लस। इट इज एक्चुअली ट्रू। दिल पे बेटा पत्थर रखकर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा होते थे एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स। मेनली इन केस ऑफ रॉ मटेरियल इंडिया में ज्यादातर जो फार्मर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनको नजर आता था कि एग्रीकल्चर में हम भी ज्यादा आगे बढ़ने के लिए द ओनली रूट इज टू ग्रो द कमर्शियल क्रॉप्स, जिसके एग्जांपल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो जितनी क्वांटिटी में हम बाहर से इंपोर्ट करवाते थे फिनिश गुड्स, उससे ज्यादा क्वांटिटी में हम उनको रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करा करते थे। तो एक्चुअली जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था, बैलेंस ऑफ ट्रेड, आई बिलीव आप सब लोगों को अब इसका मीनिंग पता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जितने अमाउंट के इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट होते थे, जितने अमाउंट के गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होते थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो हमेशा हमारा सरप्लस में रहता था। फाइन, तो ऑप्शन सी वी विल बी पिकिंग। सेकंड क्वेश्चन सेज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज डेमोग्राफिक कंडीशन वाज फीचर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? लो लेवल ऑफ लिटरेसी, यस। लो मोर्टेलिटी रेट, बेटा मोर्टेलिटी रेट तो बहुत हाई थे। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हुई इन 1 ईयर, तो इट वाज क्वाइट हाई, नॉट लो। High level of literacy, no. Low level of literacy, yes. High mortality rate, yes. High life expectancy, no. At that time, life expectancy was 44 years. Low level of literacy, yes. High mortality rates, yes. Low life expectancy, yes. So all the features that we studied in demographic conditions in chapter number 1 are valid in option number D. So we will go with that one. India entered the dash stage of demographic transition after the year 1921. Yes. Second question हो तो गया, we are done with the second one. Third one, India entered the dash stage of demographic transition after the year 1921. See, before 1921 India's birth rate and death rate both were very very high, but after 1921 India's birth rate was still high but death rate was not that high, due to which population continuously increased, and that is said to be the second stage of demographic transition. ट्रांजिशन के बेटा आजकल वीडियोस भी इंस्टाग्राम पे वायरल चल रहे हैं, पहले कुछ और होता है, 1 सेकंड के अंदर कुछ और हो जाता है एकदम से। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है एकदम से चेंज आना। तो डेमोग्राफी में चेंज आने का मतलब होता है बर्थ रेट और डेथ रेट के स्टैटिस्टिक्स में चेंज ओवर आना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट में क्या क्या एक्चुअल चेंजेस आते हैं, दैट इज समथिंग विच इज नॉट लाइक इन योर सिलेबस। सो यू ओनली हैव टू रिमेंबर कि इन द ईयर 1921 इंडिया एंटर्ड द second stage of demographic transition, which is characterized by increase in birth rate but decrease in death rate, due to which population actually increases. The main interest of zamindar was dash to collect rent, yes. To improve condition of agriculture, not at all. To produce food crops, no. I told you commercial crops. And then to produce cash crops, yes. But main their objective was to collect the rent. Cash crops से भी ज्यादा उनका इंटरेस्ट है जैसे तैसे जेब में पैसे आ जाए। रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1850 में इंट्रोड्यूस हो गए थे और उनका ऑपरेशन कब शुरू हुआ था? 1853. फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। डैश इंडस्ट्रीज वर एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन। अब इन्होंने पूछा है इंडस्ट्रीज, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू से जूट एंड टेक्सटाइल। बट अगर ये सिंगुलर सेंस में पूछा जाता कि डैश इंडस्ट्री was affected due to partition, only one industry, jute industry.
ठीक है, अगर सिर्फ एक इंडस्ट्री पूछी जाए तो द मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड इंडस्ट्री ड्यू टू पार्टीशन वाज जूट. बट इफ वी हैड टू गो विद अ प्लूरल सेंस, fill in the blanks or an MCQ, we will go with textile as well. Dash refers to number of deaths of children below the age of 1 year per 1000 live births. ठीक है, तो it is infant mortality rate, also called as IMR. Dash is one of the main positive contribution by Britishers, that is the railways. So railways are considered as the most important contribution by the Britishers during their 200 years colonial rule. Opening of Dash canal, बेटा कैनल तो एक ही है, ठीक है, जो हमने पढ़ी है चैप्टर 1 में, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड बहुत इंप्रूव हुआ. बट उसका बेनिफिट उन्होंने इंडिया में नहीं ट्रांसफर करा, उसका बेनिफिट उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए स्पेंड करना प्रेफर करा था. Assertion reasoning type questions. Option A, when assertion is true, reason is true. Reason is the correct explanation of the assertion. Option B, both are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. Option C, assertion तो true है but reason false है. और option D में तो assertion false हो जाएगी, तो आगे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है. पर कैपिटा इनकम होती है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. यस, ये फॉर्मूला तो आप लोग 5th या 6th क्लास से पढ़कर आ रहे हो कि एक इंसान की इनकम निकालने के लिए कंट्री में सब लोगों की इनकम न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में कितने लोग हैं, दैट कैलकुलेट्स पर कैपिटा इनकम ऑफ द नेशन. India's per capita income was very low at the time of independence. Okay, both the facts are correct, but reason is nowhere related to the definition of per capita income. नीचे बात हो रही है रीजन में इंडिया के सेंस में, और असर्शन में बात हो रही है पर कैपिटा इनकम होती क्या. So in that sense both are correct, but reason is not at all related to the assertion. We will go with option B. Next question. Dadabhai Naoroji was the first who estimated national income under the British rule. It's true. बेटा ये रूल आएगा, स्पेलिंग एरर. पर कैपिटा आउटपुट इंक्रीजेस वेरी स्मॉल, बहुत कम अमाउंट से एवरी ईयर बढ़ रहा था. इफ वी लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, इवन बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 एंड इवन व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, सो एवरी ईयर जो पर कैपिटा इनकम ऑब्जर्व करी जा रही थी वो हार्डली लेस देन 0.5% से ग्रो कर रही थी. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट दादाभाई नारोजी ने कैलकुलेट करा था, इट इज ऑल्सो करेक्ट. बट क्या कि दादाभाई नारोजी की वजह से हुआ था कि पर कैपिटा इनकम हमारी कम चल रही थी. ही वाज द ग्रेट इकोनॉमिस्ट इन हिज टाइम एंड ही वाज द वन हु एक्चुअली टॉक्ड अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया. वरना इंडिया में लोगों को पॉवर्टी लाइन का मतलब ही नहीं पता था, तो उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स करके कंसेप्ट निकाला था, जिससे पॉवर्टी लाइन के बारे में इंडियन लोगों को समझाया था. अब वो पॉवर्टी चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में 12th क्लास के बोर्ड्स में नहीं है इन द ईयर 24, बट इट विल कम इन योर CUET 25. ठीक है, नेक्स्ट ईयर CUET में आएगा. तो व्हेन आई विल टीच यू पॉवर्टी, आई विल टेल यू द कंसेप्ट दैट वाज इन्वेंटेड बाय दादाभाई नारोजी. Now over here also both the statements are correct, but Dadabhai Naoroji was not the one because of which per capita income was falling. So we'll go with option B. Suez Canal is a natural canal. बेटा ये man made canal बनाई गई थी ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता पड़ रहा था कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स का रास्ता थोड़ा शॉर्ट करने के लिए स्विस कैनाल को बनाया गया था. मल्टीपल कंट्रीज ने इसमें कंट्रीब्यूट करा था बिफोर स्टार्टिंग विद द ऑपरेशन ऑफ द कैनाल. So we'll go with option D because assertion ही false है, रीजन वहां ट्रू दे रखा होगा. रीजन दे रखा है it increased trade between India and Britain. Definitely not just India and Britain, but many countries got benefited because of Suez Canal, and today also many countries are getting benefit out of this canal. आज के दिन पता नहीं कितने ही सारे शिप्स एक एक दिन में इस कैनाल को पास करके निकलते हैं. नेक्स्ट, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज आर दोज विच प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स यूजिंग मशीन. बेटा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो होती है जो मशीन्स बनाती है. कैपिटल गुड इंडस्ट्री जैसे कि एसी को बनाने वाली जो मशीन है, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री. वो जो इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड बना रही है उसको हम कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री बोलेंगे. इज इट राइट? अब एक फैक्ट्री जहां पर एसी बन रहे हैं वो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है, बट दूसरी फैक्ट्री जहां पर एसी को बनाने वाले कंप्रेसर की मशीन बन रही है, उससे फिर बाद में कंप्रेसर बनेगा, तो इट विल बी अ कैपिटल गुड इंडस्ट्री. सो दैट इज वाई यहां पर जो लिखा हुआ है कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज में कंज्यूमर गुड्स बनाए जाते हैं, वो सच नहीं है. ठीक है, जो भी बेटा हम फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स या कार यूज कर रहे हैं, वो चीजें जिन फैक्ट्री से बनकर आई हैं वो फैक्ट्रीज आर कंज्यूमर गुड्स. बट जो मशीन्स वहां पर यूज हुई हैं, वो मशीन्स जहां से लाई गई हैं, दोज इंडस्ट्रीज आर कैपिटल गुड्स. तो इसमें तो अगेन असर्शन इज फॉल्स. सो रीजन यहां पर ट्रू दे रखा होगा. ऑप्शन डी पे करने से पहले रीजन को देख लेते हैं. कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वर वेरी फ्यू अंडर द ब्रिटिश रूल बिकॉज दे डिडंट वांट देम टू डेवलप इन इंडिया. दे वांटेड अस टू बी डिपेंडेंट अपॉन देम, वरना उनसे इंपोर्ट नहीं कर पाते, अपने ही सामान यहाँ पर खरीदना स्टार्ट कर देते. सो आई बिलीव असर्शन रीजन जितने भी हमने डिस्कस करे, दे वर वेरी वेरी इजी. लेट्स टॉक अबाउट
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन हमने करा था इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अगर ये शॉर्ट में आएगा तो कोई भी 3 पॉइंट लिख देना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट बता देना, लोब साइडेड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर बता देना, और कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वर लैकिंग बता देना, और लिमिटेड ऑपरेशंस ऑफ पब्लिक सेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड भी लिख सकते हो, अनफेयर कंपटीशन भी लिख सकते हो। हमने तो 6 पॉइंट्स करे हैं, आप उनमें से कोई भी 3, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अपने प्रेफरेंस से बता सकते हो। द colonial era was responsible for decline or ruin of traditional handicraft, refute or defend। we defend the statement। मैंने आपको इसके 3 रीजन बताए थे। टैरिफ पॉलिसी उनकी बायस थी या डिस्क्रिमिनेटरी थी, दूसरा हमने करा था कंपटीशन अनफेयर था, तीसरा हमने करा था कि जो जमींदार थे दे वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न लाइफस्टाइल, they were liking Britishers goods a lot because they wanted to differentiate them with Indian people। they wanted to show that you guys are still using Indian products and we have shifted towards the western culture। that is why हमारा हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हुआ। पहला रीजन टैक्स, दूसरा रीजन कंपटीशन, हमारे प्रोडक्ट्स के साथ जो हैंडक्राफ्टेड है अनफेयर हो रहा है उनके मशीन मेड गुड्स का, तीसरा वेस्टर्न लाइफस्टाइल। सो दीज वर द 3 रीजंस। नेक्स्ट वन, infant mortality rate during the colonial rule was very high, defend or refute the statement। we defend the statement। infant mortality rate किसी को याद है कितना था स्टैट्स इसका? 218 was the IMR at the time of independence। and why was it that high? definitely the health facilities were very poor। Britishers didn't give any sincere attempt to develop the health infrastructure in India। they didn't contribute to the education system in India as well, due to which there was shortage of good मतलब efficient doctors in India, and as a result there was a huge amount of health huge amount of infant mortality rate in India। then let's talk about 3 positive contributions made by the Britishers। एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इफेक्टिव करा, उन्होंने हमें मॉनेटरी सिस्टम पे शिफ्ट करा, पहले हम बार्टर एक्सचेंज वगैरह यूज करा करते थे, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने रेलवेज और रोडवेज बनाई, उससे थोड़ा बहुत फायदा इंडियन लोगों को भी मिला। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, अच्छा, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 3 पॉइंट्स थे इसमें, दैट वी वर नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। दूसरा बेटा इसमें था कि जो इंडिया का ट्रेड था वो मेनली ब्रिटिशर्स के साथ ही होता था, स्विस कैनाल के बाद ये ट्रेड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। इस पॉइंट का टाइटल क्या था? ब्रिटेन हैड मोनोपोली ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तीसरा पॉइंट था ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। हमारी वेल्थ को वो 3 पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, वो तीनों पर्पस आप लोगों को याद होने चाहिए। देखता है वो क्वेश्चन उस पर बेस कोई ना कोई आ ही जाएगा कि ड्रेन इंडिया की वेल्थ कैसे हो रही थी, तब मैं बताऊंगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अच्छा ये लॉन्ग आंसर ही आ गए। 4 फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कॉलोनियल इकोनॉमी लिख देना, बैकवर्ड इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ठीक है, रैम्पेंट पॉवर्टी। सो देयर वर मेनी फीचर्स, ठीक है, हमने तो 7-8 करे हैं, तो आप कोई भी इसमें 4 पूछे बता देना। 4 कॉजेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत क्रूअल था, जमींदार रेंट लेते थे और इन्वेस्टमेंट के टाइम पर कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे। पार्टीशन आप रीजन बता सकते हो जिसकी वजह से हमारी जूट इंडस्ट्री अफेक्ट हुई बहुत ज्यादा। ज्यादातर फार्मर्स का इंटरेस्ट कौन से क्रॉप्स की तरफ था? कमर्शियल क्रॉप्स, जिसकी वजह से व्हीट राइस की प्रोडक्टिविटी एनहांस नहीं हो पा रही थी। और स्टैग्नेशन का रीजन आप लोग क्या बता सकते हो? लैक हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। मोस्टली फार्मर्स वर डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल बिकॉज ऑफ पुअर इरिगेशन फैसिलिटी। सो दीज 4 रीजंस आर गुड एनफ फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाई आवर एग्रीकल्चर सेक्टर वाज स्टैग्नेंट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। द इकोनॉमिक ड्रेन ड्यूरिंग, ये क्वेश्चन आ गया, मैं यही बोल रहा था। फॉरेन ट्रेड में जो तीसरा पॉइंट था, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, उसमें यही आपको बताना है। नंबर 1, द अमाउंट that Britishers collected in the form of taxes or that they earned in the form of revenue by selling the finished goods that were made of the raw material bought from India। जो हमारा रॉ मटेरियल वो खरीदते थे, उससे जो फिनिश गुड्स बना के वो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, और जो टैक्सेस हमसे कलेक्ट कर रहे थे, उससे कोई इंडिया में उन्होंने बेनिफिट पास ऑन नहीं करा। दैट एक्स्ट्रा सरप्लस वाज बेसिकली यूज्ड फॉर 3 पर्पसेस। पर्पस नंबर 1, टू लाइक एक्सपेंस द वॉर ड्यूरिंग दैट टाइम। उसी टाइम पर बेटा वॉर्स हुई बहुत, 2 तो बहुत ज्यादा ग्रेट लेवल पर हुई थी। दैट्स व्हाई उन वॉर में जो एक्सपेंस हुआ उसमें अमाउंट वो खर्च करना पड़ा। दूसरा, ब्रिटेन में ऑफिसेज उन्होंने लगाए। दे वर यूज्ड टू द मनी वाज यूज्ड टू सेट अप गवर्नमेंट ऑफिसेज इन ब्रिटेन। तीसरा, उन्होंने बेटा फंड्स का लगाया टू गेट सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड। इनविजिबल आइटम लाइक शिपिंग इंश्योरेंस जैसी जो सर्विसेज उनके ऑफिसर्स को चाहिए होती थी, उसमें वो पैसा हमारा वाला लगा देते थे। तो दीज वर द 3 रीजंस वेयर आवर मनी वाज बेसिकली ड्रेनिंग। नेक्स्ट, 4 कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने ऑलरेडी पहले बात कर रही है। सो विद दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 आर ओवर। स्मॉल चैप्टर, शॉर्ट चैप्टर। आई पर्सनली फेल्ट कि इस
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेस पे क्वेश्चन नहीं आया, बट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो काफी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, सो डोंट लाइक अंडर एस्टिमेट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटिंग था, दूसरा पॉइंट वेरिएशंस थी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। कुछ रीजन्स में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स इंक्रीज हुई थी, साउथ इंडिया में वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन हुई थी। बाकी तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड इन दिस सेशन। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।